राजपूतों का राजस्थान का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। रावण और कंस नहीं रहे, उनका उनका अभिमान चूर चूर हो गया। बेनीवाल जी, क्या चीजें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में राजपूत समाज का अपना एक इतिहास है और राजपूत समाज के देश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं। लेकिन राजपूत समाज के इतिहास पर अब कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अगर हम राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उन्होंने किसी जाति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि राजस्थान में एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों के साथ युद्ध नहीं लड़ा और जो बचे हुए राजा थे वो अपनी लड़कियों को 70 किलोमीटर पहले ही मुगलों के पास लेकर पहुंच जाते थे, उनसे समझौते कर लेते थे और फिर राज करते थे। हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर खूब हंगामा मचा हुआ है और राजपूत समाज इस बयान को अपने से जोड़कर चल रहा है। राजपूत समाज के लोगों में बड़ी नाराजगी है। अब सवाल ये है कि क्या राजपूत समाज का देश के इतिहास में कोई योगदान नहीं है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। महाराज जी, आप धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ते रहते हैं, मैं देखता हूं कि आप इतिहास की किताबें भी पढ़ते रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या देश में राजपूतों का कोई इतिहास नहीं है, गौरवशाली इतिहास नहीं है? क्योंकि कुछ लोग उस इतिहास पर सवाल भी उठाते रहते हैं, राजपूतों की वीरता पर सवाल उठाते हैं। निस्संदेह राजपूत बहुत ही वीर योद्धा थे। जो सवाल उठाते हैं उनको आदत है सवाल उठाने की। किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, हाथ पकड़ा जा सकता है। अब आपने कहा बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल, पहले उसे अपना इतिहास की ओर झांकना चाहिए। वो कहां से आए हैं? जंगल में जो योद्धा हुआ करते थे उनमें उनका इतिहास है। भगवान शिव के वंशज हैं ये। प्रथम राजा पृथु, उनके वंशज हैं ये। इन लोगों का इतिहास ये रहा है, जाटों का युद्ध का इतिहास रहा है। अगर हनुमान बेनीवाल जी ये कहते हैं कि राजपूतों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, राजपूत मुगलों को जाकर अपनी बेटियां परोस के दे देते थे, गलत कहते हैं, बहुत गलत कहते हैं। उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। उनको पहले पूरा इतिहास जानना चाहिए, अपना भी और बाकी राजपूत राजाओं का। महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना है? घास की रोटी खाते थे, जमीन पर सोते थे, चट्टान पर सोते थे, रेत पर सोते थे, लेकिन मुगलों के साथ उन्होंने युद्ध किया। क्या उन्होंने अपनी किसी बहू बेटी को आगे जाके परोस के दिया? नहीं दिया। चंद राजा नहीं, बहुत से राजा, बहुत से राजा। भीमदेव चालुक्य, सोमनाथ का मंदिर जब लूटा, उसके बाद भीमदेव चालुक्य ने युद्ध किया। और तो और घोगा बापा ने युद्ध किया, नहीं जाने दिया। और महमूद गजनवी एक भी हीरा या मोती वापस अपने देश नहीं ले जा पाया। भटका दिया उसको, पूरे के पूरे रास्ते में रेगिस्तान में भटका दिया उसको। किसने किया ये सब? राजपूतों ने तो किया। राजपूतों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। कुछ राजपूत राजा ऐसे भी थे जो आपस में लड़ते रहते थे, आपस में उनके युद्ध होते थे। दो भाइयों के बीच में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है,
लेकिन अगर कोई तीसरा हमला करे, तीसरा कोई आक्रमण करे, तो राजाए एक हो जाते थे, एक दूसरे को पत्र लिखते थे। रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया, 16,000 जौहर कर लिया, अपने आप को जिंदा आग में जला दिया। तो उन्होंने क्या अपने आप को परोसा वहां पे? मुगलों को परोसा? नहीं। कुछ जागीरदारों ने, एक आध घटना है ऐसी कि अपना और प्रजा को बचाने के लिए एक दो दासियों को रानी बना के अगर वहां भेज भी दिया कि ले लो, वो घटना एक आध कहीं मिलती है, लेकिन सभी राजाओं पर आक्षेप लगाना गलत बात है। अरे इनका तो नाम है हनुमान, प्रभु राम के दूत, 11वें रुद्र, उनके नाम के ऊपर इनका नाम है। क्या कभी हनुमान झुके? किसी के आगे झुके? इतने शक्तिशाली थे हनुमान, चाहते तो रावण को मिनटों में मट्टी में मिला देते, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं थी। नाम तो इनका है हनुमान, पीछे लिखते हैं बेनीवाल, और कार्य करते हैं कि अपने ही लोगों का सर झुक जाए, अपने ही लोगों का सर झुकाने का, राजपूतों का सर झुकाने का। मैं एक संत होने के नाते ये बात कह सकता हूं कि इन्हें इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। आज अगर आप एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधियों को जनता के अंदर जोश का संचार करना चाहिए, ना कि अपने ओछी हरकतों के कारण, गंदे शब्दों के कारण उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बेनीवाल को सोचना चाहिए कि उन्होंने कहा क्या है, और अगर उन्हें लगे, अगर उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारे, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से सभी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। भूल हो गई, क्षमा मांगना भी एक बड़े दिल की बात है, और अगर ये क्षमा मांग लेते हैं तो लोग भी इन्हें क्षमा कर देंगे। भारतवर्ष में क्षमा दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। बेनीवाल जी को सोचना चाहिए इस बारे में। उन्होंने गलत कहा है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजपूतों का, राजस्थान का इतिहास गौरवशाली इतिहास है। आप देखें, किसी एक भी राजा को उठाकर देखें, कितनी वीरता से लड़े मुगलों के साथ, उनके अत्याचारों के साथ। ये बात भी सही है कि कुछ लोग गद्दार होते हैं, हर जगह होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ही, राजस्थान में भी कुछ चंद लोग थे, वो जाके मुगलों से मिल गए, वो अलग चीज है। लेकिन इसके लिए सारी राजपूतों को ही, पूरे राजस्थान को ही गलत कह देना, उनके बारे में अपशब्द कहना, ये ठीक नहीं है। 1% वो लोग थे, गद्दार थे, लेकिन 99% को भी ध्यान में रखना चाहिए। बेनीवाल जी ने बहुत गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। इसी से उन्हें पता चलेगा कि भारतवर्ष में राजपूताना का इतिहास कैसा है। महाराज जी, हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से राजस्थान के राजाओं पर सवाल उठाए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान में बस राजपूत राजा ही हुए? राजपूत का अर्थ क्या है? राजा पुत्र। तो जो राजा होगा वही तो राजपूत कहलाएगा। और वहां तो हर कदम कदम पे, यानी हर गांव में एक छोटा जागीरदार, उससे बड़ा जागीरदार राजा हुआ करते थे, इसीलिए उसका नाम राजस्थान है। वहां राजाओं का राज्य था, छोटे छोटे राजा थे, एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे, एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता, बेटी का, बेटे का, शादी का, ये था। और यहां तक कि राजस्थान के लोगों के, राजाओं के रिश्ते आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश, ग्वालियर राजघराना, दतिया राजघराना, आज भी आपस में इनके रिश्ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजाओं का ही राज रहा वहां पे। राजा लोग प्रजा को भी देखते थे
और प्रजा का पालन करते थे, अच्छे से पालन करते थे, इसलिए उसका नाम है राजपूताना। राजस्थान राजाओं का स्थान। राजा लोगों की अपनी एक अणख हुआ करती थी, अपना एक मान हुआ करता था, उन्हें गर्व होता था कि हाँ हम राजा हैं। और वहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी। शौर्य, धन, बल, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ उन राजाओं के पास था, उन रानियों के पास था, इसलिए उसका नाम राजपूताना है। उनका एक गौरवशाली इतिहास है। बेनीवाल जी को पढ़कर देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है उन्हें फुर्सत नहीं मिली शायद पढ़ने की। उन्हें अपना भी इतिहास पढ़ना चाहिए कि वो किस वंश से आते हैं, नागवंश। तो वहां क्या सारे सांप थोड़ी होते थे नागों में? नहीं, नागवंश उसकी तरह, वो वाला वंश। आप तो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन हनुमान बेनीवाल का कहना यह है कि मैं न तो झुकूंगा और न माफी मांगूंगा। जो झुकते नहीं वो अक्सर टूट जाते हैं। आने वाला समय बताएगा। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। एक वोट से हारा हुआ आदमी घर बैठता है और एक वोट से जीता हुआ आदमी लोकसभा में जाके बैठता है। आज तक जीतते आए हैं। इतना गर्व अच्छा नहीं होता, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। हो सकता है आने वाले समय में लोग उन्हें सिंहासन से नीचे उतार दें। और सत्ता किसी की चेरी नहीं होती, किसी की गुलाम नहीं होती। सत्ता है उनके पास, आज है, कल नहीं रहेगी। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट नहीं रहे, रावण और कंस नहीं रहे, उनका अभिमान चूर चूर हो गया। बेनीवाल जी क्या चीज है? तो अगर उनको ये घमंड है कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं माफी मांगूंगा, गलती की है तो भी नहीं मांगूंगा, ठीक है, ना मांगे। समय सबका हिसाब करता है। उस परमात्मा की लाठी आवाज नहीं होती उसमें, लेकिन बड़े बड़ों को मार देती है। महाराज जी, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के पीछे जनता बहुत है। कल ही उन्होंने अपनी एक रैली की है और उसमें लाखों की संख्या में लोग उनके साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रावण के पास भी बहुत सारी सेना थी, उसके पीछे भी बहुत सारे असुर थे। अगर आप दुर्गा सप्तशती देखें तो चिक्षुर नाम का राक्षस था, शुंभ निशुंभ थे, करोड़ों की दैत्यों की सेना उनके पीछे थी। तो हर एक का अपने अपने फॉलोअर्स होते हैं। आज भी यहां पर आप देखेंगे कुछ नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, कुछ पॉजिटिव फोर्सेस होती हैं, कुछ रचनात्मक होते हैं, कुछ विध्वंसात्मक होते हैं। हर एक के पीछे होते हैं, भीड़ होती ही है हर एक के पीछे। और अगर लाखों की भीड़ बेनीवाल जी के पीछे है, लेकिन वो बेनीवाल जी के किसी अच्छे कार्यों के पीछे है तो ठीक है। लेकिन अगर इस कृत्य के पीछे है कि हाँ उसने राजपूत इतिहास को गाली दी है, या राजपूतों को गाली दी है, या राजपूतों को अपशब्द कहे, अगर इस बात के लिए पीछे है भीड़, तो मैं तो ये समझता हूं कि वो भीड़ किसी काम की नहीं। आने वाले समय में भीड़ छट जाएगी। आप देखें कि कभी जब कोई एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है, जिसके पास सत्ता होती है, जब वो जीतता है तो बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं। उस समय हजारों लाखों की भीड़ होती है, सड़कें भरी हुई होती हैं, गले में फूलों की मालाएं होती हैं। लेकिन जैसे ही वो सत्ता से उतर जाता है, यानी मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हार जाता है, मान लीजिए अगला इलेक्शन हार जाता है, तो उसकी कोठी पे बड़ी मुश्किल से 30-40 लोग वही रह जाते हैं, नौकर वगैरह रह जाते हैं, ताकि उसको कोई पूछता नहीं है। हमने देखा है राजनीतिज्ञों को कि जब आदमी सत्ता से नीचे उतरता है, गद्दी से नीचे उतरता है, तो उसकी क्या हालत होती है। महाराज जी, क्षत्रिय क्या बस राजपूत समाज के लोग ही हैं? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कहना यह भी है कि सबसे बड़े क्षत्रिय तो जाट हैं। जाटों ने भी तो लड़ाइयां ली है। क्षत्रिय का मतलब क्या? 4 वर्णों में से एक वर्ण। ब्राह्मण मुख्य, जो मस्तिष्क से काम ले वो ब्राह्मण, जो नीति बनाए वो ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय जो सबकी रक्षा करे, पूरे समाज की रक्षा करे, वो क्षत्रिय कहलाए। ये भी एक वर्ण है। मैं जाति नहीं कहूंगा, वर्ण कहूंगा, क्योंकि जातियां तो बाद में आई हैं, वर्ण की बात करें। उसके बाद वैश्य और शूद्र, 4 ही तो वर्ण थे ना। कार्य के हिसाब से उनको एक कह दिया गया। तो अगर ये कहें कि सिर्फ क्षत्रिय
राजपूत ही थे? नहीं, क्षत्रियों में तो सरदार भी आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी आते हैं, उन्होंने भी तो युद्ध लड़े हैं, मुगलों से युद्ध लड़े हैं, अपने चारों बेटे उन्होंने गंवाए हैं। इसलिए क्षत्रियों को एक जगह पे सीमित कर देना, सिर्फ राजपूताना में सीमित कर देना या राजपूतों के साथ सीमित कर देना, यह गलत है। चौहान भी हैं, और उधर मराठाओं में अगर आप देखें तो शिवाजी, राणा सांगा, इन्होंने भी युद्ध किए हैं, ये भी योद्धा थे। तो जो भी योद्धाओं का कार्य करेगा वो क्षत्रिय वर्ण में आएगा। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि राजपूत समाज को टारगेट करके क्या कुछ लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं? क्योंकि राजपूत समाज का, जैसा कि आपने कहा, कि गौरवशाली इतिहास भी है। जी हाँ, होता है कि किसी की भी बुराई करो तो आप पॉपुलर हो जाओगे। कभी आपने कील देखी है लोहे की? वो तैर नहीं सकती, पानी पे डालोगे डूब जाएगी, तो वो क्या करते हैं, लकड़ी में ठोक दी जाए तो वो तैर जाती है। जो लोगों का अपना कोई जैसे अस्तित्व नहीं होता, वो लोग मोदी जी को गाली देते हैं, योगी जी को गाली देंगे, अपने से बड़े को गाली दो, लोकतंत्र है, सबको किसी को कुछ भी कह सकते हो, तो आप पॉपुलर हो जाओगे, प्रसिद्धि पा जाओगे। किसी के मुंह पर कालिक थोप दो। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं कि अगर यहां का कोई भी एक साधारण आदमी जाकर एक जिलाधिकारी के मुंह पर या किसी एमएलए के मुंह पर या एमपी के मुंह पर कालिक ठोक दे, फौरन अखबार वाले उठा लेंगे उसका नाम और वो पॉपुलर हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जिलाधिकारी या कोई एसएसपी या कोई बड़ा आदमी या कोई एमपी किसी थप्पड़ किसी को मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो होती है ना चीप पब्लिसिटी, इसका नाम होता है चीप पब्लिसिटी। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और बयान भी देते हैं, विरुद्ध बयान देते हैं, ताकि उसको सुर्खियां मिले, लोग उन्हें जाने। बेनीवाल जी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें सोचना चाहिए। कई बार एमएलए रह चुके हैं, एमपी भी हैं, और राष्ट्रीय पार्टी की एक लोकतांत्रिक पार्टी उसके संस्थापक भी हैं। तो ठीक है, उन्हें सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हों तो आप सर्वजन के नेता नहीं हैं, कुछ लोगों के नेता हैं। बेनीवाल का ये बयान सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया गया है। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर किसी की भावनाएं उनके बयान से आहत हुई हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्वजन के नेता नहीं है। सर्वजन का नेता होना है तो राजपूतों को भी तो उन्हें सम्मान देना पड़ेगा ना, देना चाहिए। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।